नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा का प्रवास पहला चरण पूरा कर शिमला वापस आ गए हैं और शिमला वापस आने के बाद कल वह अब मध्य प्रदेश के इंदौर जा रहे हैं, जहां पार्टी से रिलेटेड कोई असाइनमेंट उनके लिए है। लेकिन आज पूर्ण राज्यत्व दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो बैजनाथ में था, कांगड़ा जिला के बैजनाथ में। वहां कुछ घोषणाएं अलग अलग मुख्यमंत्री ने की हैं। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 25,000 नई नौकरियां नए फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2025 में जो साल शुरू होगा उसके लिए एक टारगेट तय किया गया है। हालांकि नौकरियों के एक आंकड़े को लेकर जो पिछले 2 साल का आंकड़ा है उसने सोशल मीडिया पे जरूर बहस शुरू करवाई है, लेकिन वो सारी बातें अभी करेंगे। साथ में बात करेंगे कि जो 22.5% वेतनमान का एरियर किन को जारी कर दिया गया है और किन पेंशनर्स के खाते में यह पैसा आ गया है। इसके बाद लोन लिमिट सरकार की लास्ट क्वार्टर की फंस गई है। यह चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि सरकार को जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी का इंतजाम अब अन्य विकल्पों से करना होगा और मुख्य सचिव को भारत सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है उनके साथ लगातार अब राफ्ता बनाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले हम ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर संकट में आएगा। आज मुख्यमंत्री ने भी हिंट किया बैजनाथ में कि अगला साल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसका सामना कैसे मिलकर करना है वो बात उन्होंने वहां कही है। लेकिन जैसा आपको पता है कि पैसे का विकल्प और दूसरा नहीं होता, पैसे का विकल्प सिर्फ पैसा है और अगर पैसा नहीं है तो फिर संकट चारों तरफ से आता है। तो आज इसकी भी बात करेंगे कि राज्य सरकार की लोन लिमिट कैसे फंस गई है, जो पिछले साल 1600 करोड़ थी। इस साल क्या हुआ ऐसा कि अब हमारे पास सिर्फ 467 करोड़ बचे हैं। इसके बाद अगली बात करेंगे जो बेरोजगार संघ आज क्यों उखड़ा है, खासकर सीएम के एक आंकड़े से, और उन्होंने जो विधानसभा में आंकड़ा दिया गया था उसको भी क्रॉस कर उसके साथ कंपैरिजन कर एक शीट मीडिया के साथ क्यों शेयर की है। भांग की खेती का एक आइडिया शुरू से चला था, कई राज्यों में जाके सरकार के मंत्री जो हैं उन्होंने स्टडी किया। कल कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी और 2 विश्वविद्यालयों को स्टडी करने के लिए कहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बना दिया। लेकिन आज गवर्नर ने राज्य सरकार के इस कदम पर एक हिदायत दी है और यह हिदायत सबको सुननी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे चिंताजनक बात राज्य के लिए है, हिमाचल के लिए, कि हम एक तरफ जो दवाओं का हब के रूप में उभरे हैं, लेकिन इन दवाओं में जो नकलीपन आ गया है अब वो एक चिंताजनक हो गया है। आज गवर्नर ने भी कहा और सबसे हैरानी की बात यह है कि शुगर की दवाई जो सबसे सस्ती है, दूसरी तरफ जो एक खाली पेट के लिए जो गैस्ट्रिक के लिए दवाई दी जाती है पेंटाप्राजोल, वो भी फर्जी पाई गई है, नकली पाई गई है। तो ये जो मामला है हिमाचल में, इसको गंभीरता से डील करने की जरूरत है। ओवरऑल इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है, आज राज्यपाल भी इस मामले में क्या बोले हैं वो आपको बताएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जनवरी के महीने में 10वां मर्डर हो गया है और इस बार मर्डर इतना गंभीर है कि एक बॉडी के 2 टुकड़े 2 जिलों में मिले हैं और यह पूरा मामला कहां हुआ, कैसे हुआ, वो बताएंगे आपको। साथ में बात करेंगे कि अब जो ई-केवाईसी राशन कार्ड की हो रही है उसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक अच्छी बात सरकार ने क्या की है वो जानकारी देंगे। और जो इसके साथ पानी का बिल है, देखिए राज्य सरकार ने एक डिसीजन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 100 रुपए का बिल आएगा मीटर के हिसाब से। अभी तक आपको बिल नहीं आया है, लेकिन पैसे तैयार रखिए, 3 महीने का बिल एक साथ आएगा और इसीलिए कब से आएगा वो आपको बताएंगे। जो 4 साल की ग्रेजुएशन अगले फाइनेंशियल ईयर से या अगले शिक्षा सत्र से हिमाचल में शुरू हो जाएगी। प्रेजेंटली ग्रेजुएशन 3 साल की है, लेकिन अब 4 साल की होगी। बदलाव क्या क्या होगा और इस बदलाव के लिए किस बात का इंतजार किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। और मुख्यमंत्री शिमला आज पहुंच गए हैं, लेकिन आज पहुंचने के बाद ही उनका एक शेड्यूल तय हो गया है और वो शेड्यूल है इंदौर जाने को लेकर, मध्य प्रदेश के इंदौर जाने को लेकर। इससे पहले पार्टी की एक असाइनमेंट थी, उसमें मुख्यमंत्री कर्नाटक गए थे और इस बार जो असाइनमेंट है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए है। आज कांगड़ा प्रवास का जो पहला चरण था मुख्यमंत्री का वो कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद जो सीएम जो है आज शिमला शाम को पहुंचे हैं
बैजनाथ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आपने दिन को दिव्य हिमाचल टीवी पर लाइव भी देखा होगा, उसमें कई घोषणाएं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब कल सीएम जो है वो इंदौर जा रहे हैं और इंदौर जाने के बाद या वहां से लौटने के बाद जो आगामी कार्यक्रम है उनको लेकर जो बजट से रिलेटेड, अगले बजट सत्र से रिलेटेड चीजें शुरू हो जाएंगी और फरवरी के पहले हफ्ते में ही विधायक प्राथमिकता बैठकें सीएम करने वाले हैं। लेकिन अभी जो अगली बात करेंगे वो है 4 साल के ग्रेजुएशन को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार हिमाचल में भी अगला जो शिक्षा सत्र है हायर एजुकेशन का, जब यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू हो जाता है और कॉलेजों में नई एडमिशन शुरू हो जाएगी, तो 4 साल के ग्रेजुएशन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसमें जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट भी शुरू होगा, साथ में सिंगल मेजर, डबल मेजर और मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी के विकल्प वो लागू किए जाएंगे और उसके साथ जो क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से आपकी डिग्री का स्कोर बनेगा। लेकिन सारी चीजों में हिमाचल में बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड की डिग्री है वो भी 4 साल की होगी, क्योंकि पहले से ही इस तरह की व्यवस्था एनईपी में की गई थी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसकी शुरुआत होगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे इसमें दाखिला लेने के लिए पात्र होंगे और मुख्यमंत्री ने पहले समीक्षा बैठक में इसके लिए निर्देश दिए थे। अब इसका प्रारूप तैयार हो रहा है। एचपीयू को इसके लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं और अब जो डीन ऑफ स्टडीज हैं बीके शिवराम, इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दायरे में पहले सत्र के छात्र आएंगे। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। नए साल से नई शिक्षा नीति को इस तरह से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले में राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। ये बात अभी एनईपी को लेकर 4 साल की जो डिग्री है उसको लेकर कही गई है। अब बात करते हैं घर जाकर ई केवाईसी क्यों होगी राशन कार्ड की। देखिए, अभी तक जो हमारे सामने जो सिस्टम था उसके अनुसार 2.5 लाख राशन कार्डों को ई केवाईसी ना होने के कारण ब्लॉक किया गया था, लेकिन इनमें से कुछ को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। 60,000 के आसपास दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं और लोगों को यह ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो अपना ई केवाईसी करवा दें इसके बाद भी, जिनको ब्लॉक किया गया है, तो उसके बाद राशन कार्ड चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं जो ई केवाईसी आकर नहीं करवा सकते या वो जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, तो उनके लिए जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उन्होंने एक राहत दी है कि जो राशन कार्ड उपभोक्ताओं, ऐसे राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई केवाईसी जो डिपो संचालक हैं वो घर घर जाकर करेंगे, ताकि इनको जो राशन का लाभ मिलता रहे। मतलब अगर ये खुद नहीं आ पा रहे हैं तो इनके घर जाकर ये ई केवाईसी हो जाए। अब बात करते हैं पानी के बिल की। और पानी के बिल की बात इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से जो प्रति कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपए का जो बिल है वो उस व्यवस्था को लागू कर दिया है। ये ऑफिशियल तौर पर इसका ऑर्डर हो गया था, उसको लागू कर दिया था, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने बिल जनरेट नहीं किए हैं बहुत से क्षेत्रों में। तो इसीलिए अब दिसंबर महीना तक के जो 3 महीने के बिल हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो बिल हैं ये अब आप जनवरी के महीने में आपको आएंगे और इसीलिए एक साथ 300 रुपए का ये बिल होगा। इसके लिए आप तैयार रहें। और इसके जिसमें जिनको निशुल्क ये पानी मिलेगा वो निशुल्क मिलेगा सिर्फ विधवा, अनाथ, निर्जन महिला और दिव्यांग को, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जो बीपीएल, एपीएल और सारे मिक्स कर दिए गए हैं सबको 100 रुपए का बिल आएगा। हां, जिन परिवारों की सालाना आय 50 रुपए से कम है उनको जो दरें तय हुई हैं उनका 50%, मतलब उस 50 रुपए बिल आएगा, क्योंकि 100 रुपए जब बिल लगाना है तो 50 ही आएगा। अगर दरें कोई और तरह से लग जाएगी तो फिर उसका मतलब अलग है। लेकिन जनवरी के महीने में अब ये बिल आ सकता है। और बाकी जो जिनका निःशुल्क होगा वो कैटेगरी मैंने आपको बता दी, विधवा महिला, अनाथ बच्चे, निर्जन महिला और दिव्यांग, ये जो कैटेगरी हैं जिनको बिल नहीं आएगा, बाकियों को बिल आना है। और उस बिल की व्यवस्था जो है वो अब जनवरी के महीने के लिए आप तैयार रहें। अगली बात जो है वो है प्राइमरी टीचर्स की ट्रांसफर्स की। देखिए, प्राइमरी शिक्षकों की जो पहली से 5वीं या प्री नर्सरी से 5वीं की कक्षाएं हैं वहां पर टीचर्स की ट्रांसफर 1 अप्रैल जब नया सेशन जब शुरू होगा प्राइमरी में, या फिर उस सेशन में जब टीचर ट्रांसफर से बैन हटेगा, इनकी ट्रांसफर बैन से पहले हो सकती हैं।
और ये क्यों होगी? क्योंकि हिमाचल में अभी भी 180 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी टीचर नहीं है, जीरो टीचर, जहां पर टीचर नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं। और 3100 स्कूल ऐसे हैं प्राइमरी के जहां सिंगल टीचर है, 3100 स्कूल। हालांकि ये आंकड़ा दिसंबर महीने का है, जब यहां वर्कशॉप हुई थी शिमला में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन में ये आंकड़ा रखा था। हो सकता है इसमें कुछ चेंज भी आया हो, लेकिन सिंगल विदाउट टीचर स्कूलों में टीचर देने के लिए राज्य सरकार ने 15 जनवरी को एक चिट्ठी जारी की थी, और इसमें यह कहा गया था कि जो विदाउट टीचर स्कूल हैं उनमें टीचर भेजे जाएंगे उन स्कूलों से जहां बच्चों की एनरोलमेंट 20 से कम है और टीचर 3 है, सेंटर हेड टीचर को मिलाकर। मतलब ऐसे स्कूल जहां प्राइमरी में 20 से कम बच्चे हैं और वहां टीचर 3 है, सेंटर हेड टीचर को मिलाकर, तो वहां से एक टीचर उठाया जाएगा और ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां एक भी शिक्षक नहीं है। और टीचर कौन उठाया जाएगा? जिसका उस स्कूल में सबसे ज्यादा लॉन्गर स्टे है। तो इसके बारे में जो लिस्ट है वो मांगी गई है सभी डिप्टी डायरेक्टर से, और ये लिस्ट जैसे ही आएगी उसके बाद ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि इसको ट्रांसफर नहीं एडजस्टमेंट माना जाएगा। इसीलिए ये एडजस्टमेंट जो है 9 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है। और जो प्रेजेंटली, क्योंकि शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारी छुट्टी पे चल रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, और उनके आने के बाद ये ऑर्डर हो सकते हैं। और इसके लिए जो टीचर ट्रांसफर का जो बैन है, उस बैन के खुलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, वो जो लॉन्गर स्टे वाले जो भी शिक्षक हैं वो उस तरह से तैयार रहे, क्योंकि ये लिस्ट अभी एलिमेंट्री एजुकेशन को जैसे ही मिलेगी उसके बाद ये फाइल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। और लॉ एंड ऑर्डर की बात इसलिए क्योंकि आज 10वां मर्डर रिकॉर्ड हो गया है जनवरी के महीने में इस प्रदेश में। और इससे पहले जो एक मर्डर जिसने हैरान सबको किया, वो 19 साल के एक लड़के का जो मनु रंगशाला मनाली में विंटर कार्निवल के दौरान हो गया। पहले मनु रंगशाला में झगड़ा हुआ और रंगशाला के पिछली तरफ 19 साल के लड़के को शीशे की बोतल तोड़कर गले में उसको बोतल से वार किया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ थी। और इस तरह के जो मर्डर सामने आ रहे हैं, आप ये देखिए कि चाहे क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन पेशेंस लेवल और जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति डर जो है वो कितना है इस प्रदेश में, वो चीजें अब देखने में आ रही हैं। आज एक मामला ऐसा आया है सोलन जिला में, जहां एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया और उसका सिर मिला सोलन जिला में और बाकी जो धड़ मिला है सिरमौर जिला में। और दोनों ही लोकेशन पर उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जलाने की भी कोशिश की गई। जब सफल नहीं हुए तो उसके बाद ये रिकवरी हो गई, जो भी मॉर्टल रिमेन्स बचे थे। तो ये जो व्यक्ति है जिसका मर्डर किया गया, ये सोमदत्त नाम है, 38 ईयर है, गांव है पलहेच, ये पछाद का रहने वाला है। सोलन में अपने जीजा के घर आया था 21 जनवरी को। उसके बाद ये जंगल की तरफ को गया। वहां पर 3 जो लोग शिकार के लिए गए थे, उन्होंने इसको पता नहीं गोली मारी या कुछ और काम हुआ। लेकिन फिर जब वहां इसकी जो बॉडी है उसको छिपाने के लिए पहले सिर और धड़ अलग कर दिया। फिर उसके बाद जो रिकवरी है, देखिए वो अधजला शरीर सिरमौर जिला में मिला है इसका, और जो सोलन जिला से सिर बरामद हुआ है। और इससे पहले जो बॉडी को देख के ये लगता है कि पहले गोली भी मारी गई थी। जो पछाद उपमंडल के वासनी में धड़ को जलाने की कोशिश की गई, जबकि गर्दन जो है वो सोलन में गर्दन को आग लगाने की कोशिश की गई, यानी कि सिर को। और अब आज पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। हालांकि अभी भी ना तो मोटिव समझ आया है और ना ही जो बाकी चीजें हैं वो क्लैरिटी के साथ सामने हैं। अभी तक इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की क्यों हो रही है, इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि किन चीजों पर हम लैग कर रहे हैं। क्या ये मामले पिछले कल देखिए शिमला में रादर ये शिमला शहर के पास जंजीड़ी में एक एकांत वाला मकान था जहां शादी होने वाली थी। उस मकान को टारगेट किया गया चोरों के द्वारा। 2 लोग थे और परिचित बताकर घर में घुसे और फिर पानी मांगा। और जब महिला को संदेह हुआ, उसने शोर करने की कोशिश की, तो उसको चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसको आईजीएमसी ले गए थे। आईजीएमसी में हमने इसका लाइव आपको आईजीएमसी से उनके परिजनों से बात भी बताई। तो
तो देखिए ये स्थिति हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की, और इसमें या तो कई जगह चिट्टे का एक वजह होती है क्योंकि युवाओं में आजकल डिमांड होती है और पैसा होता नहीं, फिर इस तरह के तरीके करते हैं, और दूसरी तरफ जो ये एक पेशेंस लेवल अब नहीं है, चाहे झगड़े किसी भी वजह से हो, लेकिन एक तो कानून का डर नहीं है और दूसरा आज की जनरेशन में जो एक पेशेंस लेवल है उसका भी एक इशू है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इसमें गंभीरता से एक्शन करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि दवाओं की स्थिति इस प्रदेश में क्या है। हिमाचल में बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़, पांवटा समझ, काला आम, बहुत जगह दवाओं की जो उत्पादन हो रहा है। अब का जो ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क भी आ रहा है, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। लेकिन एक दाग जो हिमाचल के माथे पे बार बार लग रहा है वो है जो नकली दवाओं का। अभी देखिए 135 दवाएं फेल हुई हैं, पिछले कल की ये रिपोर्ट है, और इन 135 दवाओं में जो सैंपलिंग है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी इन्होंने सैंपल किए थे। लेकिन जो दवाएं फेल हुई हैं मैं उनकी बात देखिए आपको बताता हूं। पेंटाप्राजोल जो खाली पेट के लिए दी जाती है ताकि गैस्ट्रिक की समस्या ना हो अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के लिए कोई मरीज दवाएं खा रहा है। उसके अलावा अमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, सिपेक्स 500 एंटीबायोटिक है, टर्बिकेयर 250, और इसी तरह से अमॉक्सिसिलिन मैंने आपको बताई दी, सेफाडॉक्साइन ये भी एंटीबायोटिक है। यानी कि जिन दवाओं में माइग्रेन की एक दवा के सैंपल फेल हुए हैं जो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की सप्लाई है, और इसके अलावा जो शुगर की, मधुमेह की दवाई, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई, पेट की गैस की, विटामिन डी की, संक्रमण की, ये 38 तरह की जो दवाएं हैं वो अलग तरह की हैं जो मानकों पे सही नहीं पाई गई हैं। अब इस तरह का रैकेट अगर हिमाचल में चलेगा तो हमारा जो ये फार्मा हब है इसकी बदनामी होगी, और स्टेट की तो अलग से होनी ही है। तो इसीलिए इस पर सीरियसली देखने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में क्या हमारी कमजोरी, कोई जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है उनके लेवल पर कोई कमजोरी है, क्या कोई ऐसा रैकेट काम कर रहा है हिमाचल में जो नकली दवाओं को लेकर जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं इस तरह से, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि लोग जो है अपनी बीमारी से बचने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, दवाओं पर खर्च करते हैं, बाद में अगर दवा भी नकली निकले तो फिर उनको बचाने वाला कौन होगा, तो ये बात समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि हिमाचल के गवर्नर ने राज्य सरकार को 2 हिदायतें क्या दी हैं। आज गवर्नर जो ये निर्वाचन आयोग है उनके कार्यक्रम में शिमला में गेटी थिएटर में आए थे, और उसके बाद मीडिया से बातचीत में उनसे पूछा गया कि राज्य सरकार भांग की खेती को शुरू करने जा रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है, आपका मत क्या है। गवर्नर ने कहा कि हिमाचल में ड्रग्स की, नशे की जो हालत है वो सबको पता है, और इसीलिए वो राज्य सरकार से विशेष आग्रह करते हैं कि अगर भांग की खेती को आप बढ़ाना चाहते हैं तो मौलाना ने कितना नाम खराब किया है स्टेट का, उसको ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये देखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ, इसकी खेती का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ औषधीय ही किया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अदरवाइज हम जिस जाल में फंसते जा रहे हैं नशे के, उससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी बात उन्होंने कही नकली दवाओं के मामले में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हिमाचल में अगर नकली दवाओं का रैकेट इस तरह से चलेगा तो फिर क्या होगा, देश का भी नुकसान है, स्टेट का भी नुकसान है, और स्टेट की बदनामी भी है। इसीलिए इस पे सरकार गंभीरता से कार्रवाई करे। ये 2 हिदायतें राज्यपाल की तरफ से दी गई हैं। अब बात करते हैं 25,000 नई नौकरियों की, और बेरोजगार संघ क्यों उखड़ा है। बेसिकली हम मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को एक साथ आगे लेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं जो लोन लिमिट फंस गई है, ताकि फिर बाकी चीजें एक साथ, उसके साथ जो सीएम की अनाउंसमेंट है उनके साथ एक साथ ले लेंगे सारी चीजों को। पहले मैंने आपको बताया था, कल भी थोड़ा हिंट किया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में अपनी रैली में बिल्कुल साफ कह दिया लोन के मामले में। और इसीलिए पहले मैं आपको जो मुख्यमंत्री की तरफ से लोन के आंकड़े दिए गए हैं मैं उनकी बात पहले करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि संकट क्यों है जनवरी, फरवरी, मार्च तक राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनरों यानी कि वेतन और पेंशन पर। पहली बात ये, सीएम ने ये कहा कि जो पिछले 5 वर्षों में 20,000
ये तो नौकरियों का आंकड़ा है, लेकिन कर्ज का आंकड़े की बात मैं करूं, मौजूदा सरकार को सत्ता में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। मैं ये मुख्यमंत्री के भाषण की बात कर रहा हूं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि पिछले कर्जों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए ही कर्ज लेना पड़ रहा है। ये आप पहली बात देखिए, पिछले 2 वित्त वर्षों में सरकार ने 30,080 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए, जो कुल लोन का 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में इस्तेमाल किया गया है। यहां होना चाहिए था पिछली सरकारों, क्योंकि लोन सभी सरकारों ने लिया, चाहे धूमल की हो, वीरभद्र सिंह की हो, जयराम की हो, तो ये सभी पिछली सरकारों का कम्युलेटिव जोड़ है किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में 21-22 में राज्य को 10,249 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान मिला, जो पिछले साल 6,258 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में 3,257 करोड़ रहने का अनुमान है। मतलब सीएम का यह कहना था कि हम इसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लेकिन वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार ने ऋण पर निर्भरता के बजाय संसाधन सृजन पर जोर दिया है और आबकारी, पर्यटन, ऊर्जा और खनन नीतियों में सुधार के कारण 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। यह बात मुख्यमंत्री ने कही। लेकिन एक बात अब समझने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी वित्त वर्ष चुनौतीपूर्ण है। यह सीएम कह रहे हैं अपने पूर्ण राज्यत्व दिवस के भाषण में। आगामी वित्त वर्ष चुनौतीपूर्ण है, लेकिन राज्य के लोगों के सहयोग और देवताओं के आशीर्वाद से इन चुनौतियों पर काबू पा लिया जाएगा। अब यह बात सिर्फ लोन और फाइनेंशियल चुनौती की मैं कर रहा हूं। अब लोन लिमिट की बात करते हैं। देखिए, हिमाचल सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च की लोन लिमिट के लिए केंद्र सरकार में अप्लाई किया था दिसंबर में। पिछले वित्त वर्ष की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में अप्लाई किया था और जनवरी में भारत सरकार से चिट्ठी आ गई थी कि आप 1600 करोड़ के आसपास, 1604 या 1603 करोड़ का था, इतने करोड़ का लोन अंतिम जो तिमाही है जनवरी, फरवरी, मार्च की, इसमें ले सकते हैं। सरकार ने लिया और सैलरी पेंशन का काम चलता रहा। लेकिन इस साल जब राज्य सरकार ने केंद्र के वित्त मंत्रालय को लिखा तो उन्होंने यह कहा कि आपके पास लिमिट में, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जो राज्य का है जीएसडीपी, उसका 3% ही हम लोन मार्केट बोरिंग से ले सकते हैं। तो जो बोरोइंग है वो हमने एडवांस कर ली है इस फाइनेंशियल ईयर में। दिसंबर में 500 करोड़ रुपए का एडवांस लिया था, लोन जो हमारे पास लिमिट नहीं थी उसके बावजूद एडवांस ले लिया। और इससे पहले वेज एंड मीन्स में भी कुछ जब एडवांस में सैलरी दे दी थी दिवाली के चक्कर में, तो वेज एंड मीन्स में कुछ जो इधर उधर जो फाइनेंस का एक मैनेजमेंट होता है उसको भी किया था। तो अब आपके पास अंतिम तिमाही की लिमिट के तौर पर सिर्फ 467 करोड़ रुपए बचे हैं। ये जो भारत सरकार ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है। राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों को पहले से पता था कि इतनी ही लिमिट बची है, छिपा सकते नहीं, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं आप भारत सरकार से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियरली बताते हैं। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक सिस्टम है कि हिमाचल सरकार में उस अधिकारी से वो चिट्ठी साइन करके लेते हैं जिसकी सर्विस 5 साल से ज्यादा बची हो, 5 साल से कम जिसकी सर्विस है उससे वो डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते, ताकि उस अफसर को पकड़ा जा सके अगर वो डॉक्यूमेंट झूठ निकलता है। तो दूसरा, जब अमाउंट आता है आरबीआई से जब ट्रांसफर होता है तो उसकी भी मॉनिटरिंग ऑनलाइन होती है। तो ऐसा बोलना या वो संभव नहीं था। इसीलिए अब अगले 3 महीने के लिए 467, 463 के आसपास का अमाउंट राज्य सरकार के पास है, जो हम पिछले वित्त वर्ष में 1600 करोड़ रुपए यूज कर चुके हैं। तो ये एक बात है अभी जो संकट है। दूसरा संकट ये भी है कि पिछले जब हमने ओल्ड पेंशन नहीं दी थी तो जब जितना हम कंट्रीब्यूट करते थे उसके बदले उतनी लोन लिमिट मिल जाती थी, तो उतना लोन एक्स्ट्रा ले लेते थे। एक फाइनेंशियल ईयर में हमने एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले अच्छी लोनिंग की है, जो पहला साल था इस सरकार का और जयराम सरकार का आखिरी साल था, क्योंकि दिसंबर में सरकार चली गई थी और जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो सुक्खू सरकार को मिल गया था। तो उसी अवधि में 6000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया गया था वर्तमान सरकार द्वारा, और वो लोन इसीलिए था क्योंकि उसमें वो लिमिट भी शामिल थी जो एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की थी। लेकिन बाद में हमने ओपीएस दे दी और वो अपने हाथ से गवा लिया जो लिमिट थी, क्योंकि वो सरकार ने बंद नहीं किया है केंद्र सरकार ने, जैसा कि कहा जाता है, वो हमने खुद अपने हाथ से गवाया है,
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस साल भी चिट्ठी भेजी थी, जो चीफ सेक्रेटरी को आई थी, 2 बार रादर चिट्ठी आई कि आप इस पैसे को गवा लोगे, तो हमने वो ऑप्शन ली नहीं, तो इसलिए उसके लिए हम अब रो भी नहीं सकते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अब राज्य सरकार के अधिकारियों को इस मामले में एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। एक तो भारत सरकार और फाइनेंस का जो राज्य का जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है और राज्य का जो वित्त विभाग है, उन दोनों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे लोन के मामले में, और मुख्य सचिव ने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा है कि इन आंकड़ों को दुरुस्त करें, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आजकल खुद जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है भारत सरकार में, उनके साथ लगातार टच में है, और अब कोई ना कोई और विकल्प करना पड़ेगा ताकि हम इस वित्त वर्ष की जो ये लास्ट के 3 महीनों की सैलरी है, 31 वाली जो सैलरी अगर फर्स्ट को देनी है, तो हो सकता है अगली लिमिट का हम इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, ये फाइनेंस वाले ही बता पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जनवरी फरवरी की सैलरी को लेकर कुछ अन्य विकल्पों पर काम चल रहा है, और वो जब होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये मैं आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि डीए और एरियर को लेकर जो कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे थे 25 जनवरी की, कल भी मैंने आपको हिंट किया था कि मुख्यमंत्री अभी या सरकार अभी ये कुछ देने की स्थिति में नहीं है, 2 वजहों से। पहला ये कि फाइनेंशियल स्थिति ही ऐसी नहीं है, और दूसरी वजह यह कि आगे बजट आने वाला है, सरकार को नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चीजें करनी है। अगर मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि अगला फाइनेंशियल ईयर चुनौतीपूर्ण है, तो इसका मतलब उनके दिमाग में अगला जो बजट पेश करना है उसका खाका बन रहा है, या बना हुआ है, या बनाया जा रहा है, और किस तरह से उस चैलेंज को पार पाना है। क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस साल हमें 6200 करोड़ मिली है, वो अगले जो पीरियड है उसमें 3000 या 3100 करोड़ के आसपास रह जाएगी, आधी हो जाएगी। तो चैलेंज और बढ़ जाएगा सैलरी और पेंशन के लिए, जो एक पैसा वहां से आता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हर महीने, वो चैलेंज और बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको कनेक्ट करके बता दी, जो एक तो लोन लिमिट का और आज सीएम डीए एरिया से क्यों दूर रहे, तो वो 2 वजह इसमें साफ थी। अब बात करते हैं एक बड़े महत्वपूर्ण बात की, और वो है 25,000 नौकरियों की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में 2 चीजें कही हैं। पहले हम ले लेते हैं जो एक नौकरियों के मामले में एक आंकड़ा उन्होंने दिया कि पिछली भाजपा सरकार की तुलना में उन्होंने 5 साल में 20,000 नौकरियां दी, और हमने पिछले 2 साल में 42,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। ये आंकड़ा मुख्यमंत्री ने तो बोल दिया, लेकिन बाद में इसका रिएक्शन भी हुआ, और रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे गए हैं। हालांकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3,202 पद हैं, इस तरह से बात कही। फिर कहा आगे कि 2025 में अगले साल में 25,000 नौकरियां सृजित करने की योजना सरकार बना रही है, मतलब नए साल में 25,000 नौकरियां मिलेंगी। चलिए ये बात ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें जो आउटसोर्स की नौकरियां हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, वन मित्र जो सरकारी नहीं है उनको भी शामिल कर रहे हैं, पैरा वर्कर जो सरकारी नहीं है वो भी ले लिए उसमें। लेकिन एक बात जो बेरोजगार संघ ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि सीएम ने ये कहा कि हमने विधानसभा के पटल पर भी आंकड़े रखे हैं, तो विधानसभा के पटल पर जवाब था कि 9,632 पद 2022 से 2024 तक सरकारी क्षेत्र में सरकार ने भरे हैं, नौकरियां दी हैं, और आउटसोर्स में 3,334 पद भरे गए हैं। ये बात कही गई थी। अब जो है शिक्षा विभाग में सिर्फ 2,800 पद भरे गए हैं, और 3,000 पद हिमाचल में सिर्फ एक न्यूज चैनल ही भर रहा है। अब ये चैनल कौन है ये पता नहीं, लेकिन बेरोजगार संघ ये कह रहा है कि सिर्फ एक न्यूज चैनल ही भर रहा है और बाकी कोई नहीं, बाकी सिर्फ सार्वजनिक मंचों से नेता घोषणा कर रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही। तो ये बात है। वैसे एक सवाल ये भी है कि जब राज्य चयन आयोग 2 साल से बंद है, तो फिर भर्ती कौन कर रहा है, क्योंकि अभी वो खुला 2 या 3 महीने से, और जो पिछली जो बैकलॉग था उनको क्लियर करने में वो लगे हुए हैं। तो ये नौकरियों के मामले में जो स्टेटस है वो ये है। हालांकि एक पक्ष इसमें ये भी है काउंटर करने का कि सरकार सभी तरह के अवसरों को ले रही है, सरकारी और प्राइवेट दोनों को, और जो सरकारी में भी अग्निवीर की तरह है, मतलब जिनको पेंशन नहीं मिलनी, तो ये वही हैं जैसे वन मित्र हो गए, जैसे बाकी कैटेगरी के हो गए। प्री नर्सरी टीचर हैं, उनको भी पेंशन कहां मिलेगी क्योंकि वो आउटसोर्स के हैं। तो ये लेकिन सरकार इनको सरकारी मान रही है, तो आंकड़ा इसलिए मिसमैच कर रहा है बेरोजगारों का और सरकार का। लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी और क्लैरिटी होगी, क्योंकि बजट सत्र आ रहा है। बजट में सरकार ने पिछला आंकड़ा भी देना है और अगला भी कुछ कहना है, तो जब बजट चर्चा शुरू होगी उस पर सरकार जवाब देगी, तो कई सारी चीजें उसमें चलेंगी। अब बात करते हैं
मुख्यमंत्री के ऐलान जो बाकी थे उनको भी ले लेते हैं ताकि हम फिर एरियर पे एक साथ जाएं। और आज सीएम ने कांगड़ा के बैजनाथ को खुश कर दिया क्योंकि वहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, बड़े साल बाद हुआ, और इसमें चढ़ियार में उप तहसील खोलने की बात कर दी, चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल दे दिया, डिजिटल लाइब्रेरी दे दी, तत्वानी, और एक और चीज है खीरगंगा, वहां पर पर्यटक स्थल के रूप में क्योंकि वहां गर्म पानी के झरने हैं तत्वानी में, विकसित करने की बात वहां कही। पपरोला बैजनाथ में बाईपास मार्ग बनेगा, संसाली, भटवाली और बिनवा नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जाएगा। बाकी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बैजनाथ की ग्राम पंचायत महालपट है ये, वहां पे खोला जाएगा डे बोर्डिंग स्कूल। और बैजनाथ कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र में एमए की शुरुआत कर दी। पुलिस चौकी मुल्तान की 8 पंचायतें हैं, अब पुलिस स्टेशन बाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आएंगी और 35 गांवों के 7500 लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस तरह की सारी घोषणाएं वहां पे की गई हैं। हालांकि डीए को लेकर यह कहा गया कि 11% महंगाई भत्ता 3 किस्तों में भुगतान किया गया है कर्मचारी और पेंशनरों को, ये जो पहले दिया जा चुका है उसकी बात कही है। लेकिन जिनको डीए असल में मिला, डीए नहीं एरियर जिनको मिला, डीए तो मतलब वो बात अलग है, लेकिन बिजली बोर्ड के जो सीनियर पेंशनर हैं 75 साल से ऊपर वाले, उनको ऐसे दौर में मिला जब किसी को नहीं मिल रहा, और ये 27 करोड़ का भुगतान किया गया है इनको। 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 22.5% एरियर का भुगतान किया गया है, संशोधित वेतनमान के एरियर को, और ये पिछले कल इनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। इसकी कंफर्मेशन पेंशनर फोरम के महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने की है और उन्होंने सरकार और जो एमडी हैं उनका धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि इन वरिष्ठ पेंशनरों को अब टोटल 77.5% एरियर मिल गया है, क्योंकि इससे पहले 44 करोड़ रुपए 44 करोड़ का भुगतान इससे पहले भी हुआ था, 27 करोड़ का अब हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कि अब जो बाकी पेंशनर बचे हैं 75 साल की आयु वाले, क्योंकि ये तो उनसे ऊपर वालों को हुआ है, लेकिन जो इससे पहले के बचे हैं उनको भी जल्दी भुगतान कर दिया जाए ताकि जो पेंशनर हैं उनको इसके लिए ज्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े। तो देखिए ये आज के जो प्रमुख घोषणाएं थी वो थी, और मुख्यमंत्री अब शिमला पहुंच गए हैं, आज शाम को ही पहुंचे। उसके बाद कल जैसे मैंने आपको पहले बताया इंदौर जाएंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रिज मैदान पे है, लेकिन इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री का भाषण नहीं होता, इसमें गवर्नर मुख्य होते हैं, वो जो तिरंगे वाली सेरेमनी वो करेंगे, और उसके बाद झांकियां निकलेंगी। एट होम 4 बजे राजभवन में होगा, और उसके बाद फिर सीएम को निकलना है इंदौर के लिए। जब वापस आएंगे उसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकताएं बैठकें शुरू होंगी, 2 दिन चलेंगी, 12 जिलों की, 6 जिले एक दिन होंगे, और फिर जो उसमें एनुअल प्लान फाइनल होगा, और फिर फरवरी महीने में ही जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आज की थी। आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम उसका रिप्लाई आपको उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।